क्या कोई इंसान भाग्य से भाग सकता है? यह सवाल सदियों से मनुष्य के मन में गूंजता रहा है। क्या सितारों की चाल हमारे जीवन की दिशा तय करती है या हम स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करते हैं? सदियों पुरानी बात है। एक ऐसा समय जब पहाड़ बादलों से बातें करते थे और नदियां चांदी की लकीरों की तरह धरती पर बहती थीं। एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा वीर सिंह का राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था। प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था, लेकिन राजा का हृदय खाली था, क्योंकि उसके जीवन की सबसे बड़ी चाह अधूरी थी, एक संतान। वर्षों की तपस्या और प्रार्थनाओं के बाद भाग्य ने उसकी झोली में एक अनुपम रत्न रखा, राजकुमारी रूपसरी। सुंदर, बुद्धिमान और सौम्य, वह जैसे साक्षात सरस्वती का अवतार थी। परंतु जब उसके जन्म की कुंडली देखी गई तो सामने आई एक भयानक भविष्यवाणी। यह कन्या यदि शेर के हमले से बच गई तो अपने ही पिता की मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही राजा का जीवन बदल गया। अपनी बेटी से अगाध प्रेम होते हुए भी उसे उस शेर से और उस भविष्यवाणी से बचाना था। और यहीं से शुरू होती है एक राजकुमारी की कहानी, जो जन्मी तो एक राजमहल में थी, पर किस्मत ने उसे जंगलों, चोरों, खजानों और युद्धों की दुनिया में धकेल दिया। एक ऐसी कहानी जहां भाग्य और संघर्ष आमने सामने खड़े हैं, जहां बेटी पिता से अनजाने में युद्ध करती है और पिता उसे पहचान नहीं पाता, जहां प्यार है, विश्वास है, धोखा है और अंत में सत्य का उदय है। यह है रूपसरी की कथा, भाग्य से टकराती एक राजकुमारी की अमर गाथा। सदियों पुरानी बात है। दूर किसी देश में, जहां पहाड़ों की चोटियां बादलों को छूती थीं और नदियां मोतियों की तरह चमकती हुई बहती थीं, वहां एक महान राजा का राज्य था। राजा वीर सिंह अपनी न्यायप्रियता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। उसका राज्य समृद्ध था, प्रजा खुश थी, लेकिन राजा के दिल में एक खालीपन था। राजा वीर सिंह की कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक प्रतीक्षा के बाद जब उसकी रानी सुंदरी देवी ने एक कन्या को जन्म दिया तो पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा की खुशी का ठिकाना न था। उसने अपनी बेटी का नाम रखा रूपसरी, क्योंकि वह सरस्वती की तरह सुंदर और बुद्धिमान थी। जन्म के तुरंत बाद राजा ने अपने राज्योतिषी पंडित विष्णुदास को बुलवाया। पंडित जी राज्य के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। उन्होंने अपना जीवन तारों और ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करने में बिताया था। पंडित जी, राजा ने कहा, मेरी बेटी के भविष्य के बारे में बताइए। उसकी कुंडली देखकर बताइए कि उसका जीवन कैसा रहेगा। पंडित विष्णुदास ने अपनी पुरानी पोथी खोली। पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उन पर लिखे श्लोक और गणनाएं स्पष्ट थीं। उन्होंने राजकुमारी के जन्म का समय, दिन, नक्षत्र सब कुछ ध्यान में रखकर गणना शुरू की। जैसे जैसे पंडित जी की गणना आगे बढ़ती गई, उनके चेहरे पर परेशानी के भाव दिखने लगे। वे बार बार पोथी के पन्ने पलटते, फिर से गणना करते। कभी उनका चेहरा पीला पड़ जाता, कभी वे गहरी सांस लेते। राजा धैर्य से इंतजार कर रहा था, लेकिन जब बहुत देर हो गई और पंडित जी कुछ नहीं बोले तो राजा की बेचैनी बढ़ गई। पंडित जी, क्या हुआ? इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? मेरी बेटी की किस्मत में क्या लिखा है? राजा ने पूछा। पंडित विष्णुदास ने हाथ जोड़े और कांपती आवाज में कहा, महाराज, यह बहुत बुरी खबर है। शायद आप न सुने तो बेहतर होगा। लेकिन राजा वीर सिंह एक बहादुर राजा था। उसने दृढ़ता से कहा, पंडित जी, मैं अपनी बेटी के भविष्य को जानकर ही रहूंगा, चाहे वह कितना भी बुरा हो। कम से कम यह तो बताइए कि उसे किस चीज से खतरा है। मैं उससे अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करूंगा। पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। तारे कहते हैं कि राजकुमारी रूपसरी को दो बड़े खतरे हैं। पहला खतरा यह है कि उसे एक शेर मार डालेगा। राजा का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वह बोला, और दूसरा खतरा? महाराज, दूसरे खतरे के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। यह इतना भयानक है कि मैं इसे अपने मुंह से नहीं निकाल सकता। राजा ने पंडित जी को समझाया, फिर मिन्नत की, अंत में धमकी भी दी। आखिरकार पंडित जी टूट गए। महाराज, मुझे डर है कि यदि मैंने यह बात कही तो आप मुझे मार डालेंगे। नहीं पंडित जी, मैं वचन देता हूं कि आप जो भी कहेंगे मैं धैर्य से सुनूंगा। आपका बाल भी बांका नहीं होगा।
पंडित विष्णुदास ने कांपते हुए कहा, महाराज, तारे कहते हैं कि यदि राजकुमारी शेर के हमले से बच गई तो वह आपकी हत्या कर देगी। यह सुनकर राजा मूर्ति की तरह हो गया। काफी देर तक वह कुछ नहीं बोला। फिर उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर प्रार्थना की और कहा, जो होना है वह होगा, लेकिन मैं अपनी और अपनी बेटी की जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। राजा वीर सिंह ने उसी रात अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ एक गुप्त बैठक की। उसने फैसला किया कि राजकुमारी को एक ऐसी जगह छुपाया जाएगा जहां न कोई शेर पहुंच सके और न ही वह कभी राजा के सामने आ सके। राजा ने अपने राज्य के सबसे कुशल इंजीनियरों और मजदूरों को बुलाया। उसने राजधानी से 50 मील दूर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक गुप्त स्थान चुना। यह जगह इतनी दुर्गम थी कि वहां कोई जानवर या इंसान नहीं पहुंच सकता था। वहां राजा ने एक अनोखा तहखाना बनवाया। यह तहखाना पूरी तरह से जमीन के नीचे था। इसमें कई कमरे थे, एक राजकुमारी के लिए, एक उसकी धाय के लिए, एक रसोई घर, एक पूजा का कमरा और एक छोटा सा बगीचा भी था जहां धूप आती थी। तहखाने में हर तरह की सुविधा थी। दीवारों पर खूबसूरत चित्र बनाए गए थे, फर्श पर कीमती कालीन बिछाए गए थे, छत से सुनहरे झूमर लटकाए गए थे। राजकुमारी के कमरे में रेशमी बिस्तर, सुनहरी अलमारी और खूबसूरत खिलौने रखे गए थे। तहखाने का सिर्फ एक ही दरवाजा था जो जमीन के ऊपर खुलता था। इस दरवाजे को मोटी झाड़ियों और पेड़ों से छुपा दिया गया था। दूर से देखने पर लगता था कि यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ जंगल है। जब तहखाना पूरा हो गया तो राजा ने अपनी 2 साल की बेटी रूपसरी को वहां पहुंचाया। राजकुमारी के साथ उसकी धाय सुशीला भी गई। सुशीला एक मध्यम आयु की महिला थी जो राजकुमारी की देखभाल करती थी। राजा ने सुशीला से कहा, देखो सुशीला, मेरी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें उसका पूरा ख्याल रखना है। उसे कभी भी बाहर मत निकालना। मैं हर महीने उससे मिलने आऊंगा। इस तरह राजकुमारी रूपसरी का नया जीवन शुरू हुआ। वह अपने इस भूमिगत महल में रहने लगी, बिना यह जाने कि बाहर की दुनिया कैसी है। राजकुमारी रूपसरी का जीवन तहखाने में बीतने लगा। वह नहीं जानती थी कि आसमान क्या होता है, चांद सितारे कैसे दिखते हैं, पेड़ पौधे कैसे होते हैं। उसकी पूरी दुनिया उस तहखाने तक सीमित थी। सुशीला धाय रूपसरी का बहुत ख्याल रखती थी। वह उसे कहानियां सुनाती, खेल खिलाती, पढ़ना लिखना सिखाती। राजकुमारी को कई भाषाएं आती थीं, हिंदी, संस्कृत, फारसी और अरबी। वह तलवारबाजी भी सीख रही थी। हर महीने राजा वीर सिंह अपने कुछ विश्वसनीय सेवकों के साथ तहखाने में आता था। वे लकड़ी की सीढ़ी लगाकर नीचे उतरते थे। राजा अपनी बेटी को गोद में लेता, उसके साथ खेलता, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता। राजकुमारी भी अपने पिता का बेसब्री से इंतजार करती थी। वह उनसे पूछती, पिताजी, मैं कब बाहर जा सकूंगी? मैं दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहती हूं। राजा का दिल टूट जाता था, लेकिन वह मुस्कुराकर कहता, बेटी, अभी तुम छोटी हो। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। राजकुमारी इस जवाब से संतुष्ट हो जाती थी और अपने खेल में व्यस्त हो जाती थी। इस तरह 7 साल बीत गए। राजकुमारी रूपसरी अब 9 साल की हो गई थी। वह एक सुंदर, बुद्धिमान और साहसी लड़की बन गई थी। उसके लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने लायक था। लेकिन भाग्य में कुछ और ही लिखा था। 7 साल बाद नवंबर का महीना था। जंगल में शिकारियों का एक दल शेर के पीछे भाग रहा था। यह शेर बहुत खतरनाक था और कई गांवों में आतंक मचा रहा था। राजा वीर सिंह ने अपने सबसे बहादुर शिकारियों को इस शेर को मारने के लिए भेजा था। शेर घायल हो गया था और वह जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। शिकारी उसका पीछा कर रहे थे। भागते भागते शेर उसी पहाड़ पर पहुंच गया जहां राजकुमारी का तहखाना था। शेर की नजर झाड़ियों पर पड़ी। वह समझ गया कि यहां कोई छुपने की जगह है। अपने भारी शरीर से वह झाड़ियों को हटाकर तहखाने के मुंह तक पहुंच गया। उसी समय तहखाने में राजकुमारी रूपसरी अपनी धाय के साथ दोपहर का खाना खा रही थी। अचानक ऊपर से तेज आवाज आई। राजकुमारी ने पूछा, सुशीला माँ, यह क्या आवाज है? पता नहीं बेटी, शायद कोई जानवर होगा, सुशीला ने कहा। लेकिन अगले ही पल भयानक दहाड़ गूंजी और एक विशाल शेर तहखाने में कूद गया। राजकुमारी और सुशीला दोनों डर से चीख उठीं। शेर घायल था, भूखा था
और गुस्से में था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और मुंह से झाग निकल रहा था। सुशीला ने हिम्मत दिखाई। वह राजकुमारी के आगे आकर खड़ी हो गई और चिल्लाकर कहा, भाग जा रूपसरी, छुप जा कहीं। लेकिन शेर बहुत तेज था। उसने एक झपट्टे में सुशीला को दबोच लिया। बेचारी सुशीला की वहीं मौत हो गई। राजकुमारी रूपसरी डर और सदमे से बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी समय शिकारी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि शेर तहखाने में है। वे समझ गए कि यहां कोई छुपी हुई जगह है। शिकारियों ने ऊपर से पत्थर फेंककर शेर को मार डाला। फिर वे रस्सी की मदद से तहखाने में उतरे। वहां का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। यह कैसी जगह है? यहां तो राजसी ठाट बाट है, एक शिकारी ने कहा। लगता है किसी राजकुमारी का महल है, दूसरे ने कहा। वे तहखाने की तलाशी लेने लगे। उन्हें बहुत सारा कीमती सामान मिला, सोने चांदी के बर्तन, हीरे जवाहरात, कीमती कपड़े। तभी एक शिकारी की नजर राजकुमारी पर पड़ी। वह अभी भी बेहोश थी, लेकिन सांस ले रही थी। अरे, यह लड़की जिंदा है, उसने चिल्लाकर कहा। शिकारियों ने राजकुमारी को हिलाया डुलाया। धीरे धीरे उसे होश आया। वह डर से कांप रही थी। तुम कौन हो बेटी? यहां क्यों हो? शिकारियों ने पूछा। लेकिन राजकुमारी इतनी घबराई हुई थी कि वह कुछ नहीं बोल पा रही थी। शिकारियों ने सोचा कि यह लड़की भी कोई कीमती चीज है। वे उसे भी अपने साथ ले गए। वे तहखाने से जितना सामान ले जा सकते थे ले गए और राजकुमारी को भी अपने साथ ले गए। इस तरह राजकुमारी रूपसरी का पहला जीवन समाप्त हो गया और दूसरा जीवन शुरू हुआ। शिकारी राजकुमारी रूपसरी को लेकर पहाड़ों में अपने डेरे पर आ गए। यह डेरा राजा वीर सिंह के राज्य की सीमा से बाहर था। यहां तरह तरह के लोग रहते थे, कुछ शिकारी, कुछ व्यापारी, कुछ घुमक्कड़। राजकुमारी को शुरू में बहुत डर लग रहा था। वह रो रो कर सुशीला मां को याद करती थी, लेकिन शिकारी लोग उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करते थे। वे समझ गए थे कि यह कोई राजकुमारी है। शिकारियों का मुखिया करीम खान था। वह एक मध्यम आयु का आदमी था जो कई भाषाएं जानता था। उसने राजकुमारी से बात करने की कोशिश की। बेटी, तुम डरो मत, हम तुम्हारा नुकसान नहीं करेंगे। बताओ, तुम कौन हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? लेकिन राजकुमारी को कुछ भी याद नहीं था। सदमे की वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी। वह सिर्फ इतना याद रख सकी कि कोई उसे राजकुमारी कहकर बुलाता था। मुझे नहीं पता, राजकुमारी ने कहा। लोग मुझे राजकुमारी कहते थे, बस इतना ही याद है। करीम खान ने सोचा कि यह लड़की किसी राजा की बेटी हो सकती है, लेकिन अब वह अकेली है और उसका कोई सहारा नहीं है। ठीक है बेटी, करीम खान ने कहा, अब तुम हमारे साथ रहोगी। हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। इस तरह राजकुमारी रूपसरी शिकारियों के साथ रहने लगी। धीरे धीरे उसका डर कम हो गया। शिकारी उसे अपनी बहन की तरह मानने लगे। वहां रहकर राजकुमारी ने नई चीजें सीखीं। उसने घोड़े की सवारी सीखी, तीर कमान चलाना सीखा, पहाड़ों में चढ़ना सीखा। वह दिनों दिन मजबूत और साहसी होती जा रही थी। लेकिन यहाँ के लोग हमेशा अच्छे काम नहीं करते थे। कभी कभी वे व्यापारियों के काफिलों को लूट लेते थे। करीम खान कहता था कि यह उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें खाने पीने के लिए पैसे चाहिए। राजकुमारी भी कभी कभी उनके साथ जाती थी। शुरू में वह सिर्फ देखती रहती थी, लेकिन धीरे धीरे वह भी इन सब कामों में शामिल होने लगी। इस तरह कई साल बीत गए। राजकुमारी अब एक युवा और खूबसूरत लड़की बन गई थी। उसकी उम्र 21 साल हो गई थी। वह तीर कमान, तलवारबाजी और घुड़सवारी में माहिर हो गई थी। लेकिन भाग्य में फिर से कोई बड़ा बदलाव आने वाला था। एक दिन शाम के समय करीम खान और उसके साथी एक बड़े काफिले पर हमला करने की योजना बना रहे थे। यह काफिला बहुत अमीर व्यापारियों का था और उसमें बहुत सारा सोना चांदी था। राजकुमारी रूपसरी भी उनके साथ थी। वह अब एक कुशल योद्धा बन चुकी थी और अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती थी। लेकिन इस बार काफिला तैयार था। व्यापारियों के पास अपने सुरक्षा गार्ड थे और वे भी अच्छे योद्धा थे। जब करीम खान के आदमियों ने हमला किया तो काफिले वालों ने भी जमकर मुकाबला किया। एक भयानक लड़ाई शुरू हुई। तीर कमान चल रहे थे, तलवारें चमक रही थीं, लोग चीख चिल्ला रहे थे। राजकुमारी भी बहादुरी से लड़ रही थी।
लड़ाई के दौरान एक तीर राजकुमारी के कंधे में लगा। वह दर्द से तड़प उठी, लेकिन फिर भी लड़ती रही। लेकिन खून बहने से वह कमजोर हो गई और अंत में बेहोश होकर गिर पड़ी। जब अगली सुबह उसे होश आया तो वह अकेली थी। चारों तरफ सन्नाटा था। उसके साथी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। शायद वे मारे जा चुके थे या फिर भाग गए थे। राजकुमारी के घावों से खून निकल रहा था। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे उठी और अपने घावों पर पत्तियों की पट्टी बांधी। अब मैं क्या करूं? उसने अपने आप से पूछा। मेरे साथी चले गए हैं, मैं अकेली हूं। उसने तय किया कि वह उसी रास्ते से वापस जाएगी जहां से वे आए थे। शायद वहां उसे अपने साथी मिल जाएं। राजकुमारी धीरे धीरे चलने लगी। रास्ता कठिन था, लेकिन वह हार नहीं मानी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक अजीब आदमी मिला। यह आदमी कुछ अलग किस्म का था। उसके पास अजीब अजीब औजार थे, नक्शे थे, और वह जमीन को खोद रहा था। राजकुमारी ने देखा कि वह बहुत मेहनत से काम कर रहा है। तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? राजकुमारी ने पूछा। आदमी ने सिर उठाकर देखा। वह मध्यम आयु का था। उसकी दाढ़ी लंबी थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं खजाना खोजता हूं बेटी, उसने कहा। मेरा नाम हसन अली है। मैं पूरी दुनिया में घूमकर दबे हुए खजाने ढूंढता हूं। राजकुमारी ने अपनी पूरी कहानी हसन अली को सुनाई। कैसे वह तहखाने में रहती थी, कैसे शेर आया, कैसे शिकारी उसे ले गए और कैसे वह लड़ाई में अकेली रह गई। हसन अली ने ध्यान से सुना और कहा, बेटी, लगता है तुम्हारी किस्मत में बहुत उतार चढ़ाव है, लेकिन तुम बहादुर हो। क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, हम मिलकर खजाने ढूंढेंगे। राजकुमारी को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। वह हसन अली के साथ उसके डेरे में गई। वहां उसके घाव का इलाज हुआ और वह धीरे धीरे ठीक हो गई। हसन अली ने राजकुमारी को खजाना खोजने की कला सिखाई। उसने बताया कि पुराने नक्शे कैसे पढ़ते हैं, जमीन के नीचे दबी चीजों का पता कैसे लगाते हैं और खुदाई कैसे करते हैं। कुछ हफ्तों बाद जब राजकुमारी पूरी तरह स्वस्थ हो गई तो हसन अली ने कहा, बेटी, अब समय आ गया है। मुझे एक बहुत बड़े खजाने का पता चला है। चलो उसे खोजने चलते हैं। दोनों खजाने की तलाश में निकल पड़े। हसन अली के पास एक पुराना नक्शा था जो उसे किसी बूढ़े फकीर से मिला था। इस नक्शे के अनुसार एक पहाड़ की चोटी पर बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ था। वे दिनों तक चलते रहे, पहाड़ों को पार करते रहे। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे जहां खजाना होना चाहिए था। अली ने अपना नक्शा निकाला और इधर उधर देखा। फिर वह एक जगह पर रुका और कहा, यहीं है, यहीं कहीं खजाना दबा है। दोनों ने मिलकर खुदाई शुरू की। घंटों मेहनत करने के बाद उनकी कुदाल एक बड़े पत्थर से टकराई। यह पत्थर एक चक्की की तरह गोल था और बहुत भारी था। यह देखो, हसन अली खुशी से चिल्लाया, यही तो है, इसके नीचे खजाना है। दोनों ने मिलकर पत्थर को हटाया। नीचे एक गहरा कुआं दिखाई दिया। हसन अली ने राजकुमारी की कमर में मजबूत रस्सी बांधी और उसे एक मोमबत्ती दी। बेटी, तुम इस कुएं में उतरो, मैं तुम्हें रस्सी से उतारूंगा। जब तुम नीचे पहुंच जाओ तो आवाज देना, फिर मैं टोकरी भेजूंगा और तुम उसमें खजाना भरकर भेजना। राजकुमारी कुएं में उतर गई। कुआं बहुत गहरा था और अंधेरा था। जब वह नीचे पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा कुआं सोने से भरा हुआ था। सोने के सिक्के, गहने, बर्तन, हर तरफ सोना ही सोना था। हसन अली भाई, राजकुमारी ने चिल्लाकर कहा, यहां तो बहुत सारा सोना है। ऊपर से टोकरी आई। राजकुमारी ने उसे सोने से भर दिया। हसन अली ने टोकरी ऊपर खींच ली। फिर दूसरी टोकरी आई, फिर तीसरी, फिर चौथी। जब पांचवी टोकरी ऊपर गई तो वह वापस नहीं आई। राजकुमारी ने इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हसन अली भाई, टोकरी भेजो, वह चिल्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक बड़ी आवाज आई। कुएं का मुंह बंद हो गया था। राजकुमारी अकेली अंधेरे में फंस गई थी। दरअसल हसन अली की नीयत खराब थी। जैसे ही उसे इतना सारा सोना मिला, उसने सोचा कि राजकुमारी को भी हिस्सा देना पड़ेगा। इसलिए उसने कुएं का मुंह बंद कर दिया और सारा सोना लेकर भाग गया। राजकुमारी पहले तो बहुत रोई, फिर उसने हिम्मत की। भगवान जो चाहते हैं वही होता है, उसने कहा। अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो वे कोई रास्ता निकालेंगे। राजकुमारी कुएं में फंसी हुई थी।
उसकी मोमबत्ती बुझ गई थी और चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन वह हार नहीं मानी। वह टटोल टटोल कर कुएं की दीवारों को देखने लगी कि कहीं कोई रास्ता तो नहीं है। अचानक उसे पानी की आवाज सुनाई दी। कहीं से पानी टपक रहा था। राजकुमारी उस आवाज की तरफ गई। वहां कुएं की दीवार में एक छोटा सा छेद था जिससे पानी आ रहा था। उसने छेद को बड़ा करने की कोशिश की। थोड़ी मेहनत के बाद छेद इतना बड़ा हो गया कि वह उसमें से निकल सकती थी। वहां एक भूमिगत नदी बह रही थी। बिस्मिल्लाह, राजकुमारी ने कहा। भगवान के भरोसे वह पानी में कूद गई। नदी का पानी बहुत तेज था। वह राजकुमारी को बहाकर ले गया। अंधेरी सुरंगों से होकर वह कहीं जा रही थी। काफी देर बाद राजकुमारी को आगे रोशनी दिखाई दी। नदी उसे एक खूबसूरत घाटी में ले आई थी। यहां हरे भरे पेड़ थे, फूल खिले हुए थे और धूप चमक रही थी। राजकुमारी तैरकर नदी के किनारे आई। वह बहुत थक गई थी। धूप में लेटकर उसने आराम किया। उसके कपड़े सूख गए और उसमें ताकत आ गई। अब उसे भूख लगी थी। वह नदी के किनारे किनारे चलने लगी। उसे उम्मीद थी कि कहीं कोई गांव या शहर मिल जाएगा जहां वह खाना पीना मांग सकेगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे कुछ खेमे दिखाई दिए, लेकिन जब वह पास गई तो वहां के लोग उसे देखकर खुश नहीं लगे। तुम कौन हो? यहां क्यों आई हो? एक आदमी ने सख्त आवाज में पूछा। राजकुमारी ने विनम्रता से अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे वह कुएं में फंसी थी, कैसे भूमिगत नदी से निकली थी और कैसे वह अकेली और बेसहारा है। यह सुनकर लोगों को उस पर दया आई। उन्होंने उसे खाना दिया और रहने की जगह भी दी। कुछ दिन बाद राजकुमारी को पता चला कि ये लोग डाकू हैं। वे व्यापारी काफिलों को लूटते हैं, लेकिन राजकुमारी को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। वह पहले भी ऐसे लोगों के साथ रह चुकी थी। धीरे धीरे राजकुमारी उनमें घुल मिल गई। वह उनके साथ काफिलों को लूटने भी जाने लगी। इस तरह उसका तीसरा जीवन शुरू हुआ। इधर राजा वीर सिंह को अपने राज्य की समस्या का पता चला। उसके राज्य के व्यापारी परेशान थे क्योंकि डाकू उनके काफिलों को लूट रहे थे। कोई भी व्यापारी सुरक्षित यात्रा नहीं कर सकता था। राज्य के व्यापारियों ने राजा से शिकायत की, महाराज, डाकुओं ने हमारी कमर तोड़ दी है। हमारा व्यापार ठप्प हो गया है। बाजार में सामान नहीं आ रहा, कीमतें बढ़ रही हैं। कृपया हमें इन डाकुओं से बचाइए। राजा वीर सिंह ने फैसला किया कि वह खुद जाकर इन डाकुओं से निपटेगा। उसने अपनी सेना का एक बड़ा दल तैयार किया और डाकुओं को खोजने निकला। राजा नहीं जानता था कि इन डाकुओं में उसकी अपनी बेटी भी शामिल है। वह तो समझता था कि राजकुमारी रूपसरी कई साल पहले शेर के हमले में मार गई थी। राजा की सेना ने कुछ दिन तक डाकुओं को खोजा। आखिरकार उन्हें डाकुओं के डेरे का पता चल गया। राजा ने रात के समय अचानक हमला करने की योजना बनाई, लेकिन डाकुओं को भी पता चल गया था कि राजा की सेना उन्हें खोज रही है। वे भी लड़ाई के लिए तैयार हो गए। राजकुमारी रूपसरी भी इस लड़ाई में शामिल हुई। वह नहीं जानती थी कि वह अपने ही पिता से लड़ने जा रही है। एक भयानक लड़ाई शुरू हुई। दोनों तरफ के लोग बहादुरी से लड़े। तीर कमान चल रहे थे, तलवारें चमक रही थीं। राजकुमारी रूपसरी बहुत कुशलता से लड़ रही थी। वह तीर चलाने में माहिर हो गई थी। लड़ाई के दौरान उसने एक तीर चलाया जो जाकर राजा वीर सिंह के सीने में लगा। राजा घायल होकर घोड़े से गिर पड़ा। सेना के लोगों ने उसे संभाला और महल वापस ले गए। डाकू खुश थे कि उन्होंने राजा को घायल कर दिया है, लेकिन राजकुमारी को नहीं पता था कि उसने अपने ही पिता को घायल किया है। राजा वीर सिंह का घाव बहुत गहरा था। महल के सभी वैद्य और चिकित्सक आए, लेकिन वे उसे बचा नहीं सके। राजा की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। राजा समझ गया था कि उसका अंत समय आ गया है। उसने अपने पंडित विष्णुदास को बुलाया। पंडित जी, राजा ने कहा, क्या आपको याद है कि वर्षों पहले आपने मेरी बेटी के बारे में क्या कहा था? जी महाराज, पंडित जी ने कहा, मैंने कहा था कि यदि राजकुमारी शेर के हमले से बच गई तो वह आपकी मृत्यु का कारण बनेगी। और क्या आपको याद है कि जब हमने उस तहखाने की तलाशी ली थी तो वहां सिर्फ ढाई और शेर की लाश मिली थी? राजकुमारी वहां नहीं थी। जी महाराज, ये बात सच है। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, तो इसका मतलब है कि मेरी बेटी जिंदा है और जो तीर मुझे लगा है वह शायद उसी का चलाया हुआ है। यह सुनकर पंडित जी हैरान रह गए।
महाराज, यह कैसे हो सकता है? पंडित जी, भाग्य में जो लिखा है वह होकर रहता है। मेरी बेटी शायद इन्हीं डाकुओं में से एक है। राजा ने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और आदेश दिया, सभी बंदी डाकुओं को मेरे सामने लाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। थोड़ी देर बाद सभी डाकू राजा के सामने हाजिर किए गए। उनमें राजकुमारी रूपसरी भी थी। राजा ने पूछा, तुम में से मुझे किसने तीर मारा है? डाकुओं का सरदार आगे आया और राजकुमारी की तरफ इशारा करते हुए बोला, महाराज, इस लड़की ने आपको तीर मारा है। यह कुछ महीने पहले ही हमारे दल में शामिल हुई थी। हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। राजा ने राजकुमारी को देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा था। बेटी, राजा ने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमारी ने सीधे खड़े होकर जवाब दिया, मुझे लोग राजकुमारी कहते हैं। यही मेरा नाम है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। राजा का दिल जोर से धड़का। तुम्हें अपने बचपन के बारे में कुछ याद है? राजकुमारी ने कहा, हां, मुझे याद है कि मैं एक तहखाने में रहती थी। मेरे साथ मेरी धाय सुशीला थी। फिर एक दिन एक शेर आया और उसने हम पर हमला किया। मेरी धाय मर गई और मैं बेहोश हो गई। ये सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि यह उसकी अपनी बेटी है। राजकुमारी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे शिकारी उसे ले गए, कैसे वह उनके साथ रही, फिर कैसे वह खजाना खोजने वाले के साथ गई, कैसे वह कुएं में फंसी और कैसे वह डाकुओं के साथ आ गई। राजा सब कुछ सुनता रहा। आखिर में उसने कहा, मेरी बेटी, तुम वही हो जिसे मैं वर्षों से खोया हुआ समझ रहा था। राजकुमारी हैरान रह गई। आप मेरे पिता हैं? हां बेटी, राजा ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं। मैंने तुम्हें तहखाने में इसलिए रखा था कि एक ज्योतिषी ने कहा था कि तुम शेर के हमले में मर जाओगी, लेकिन यदि तुम बच गईं तो तुम मेरी मृत्यु का कारण बनोगी। यह सुनकर राजकुमारी रो पड़ी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानती थी कि आप मेरे पिता हैं। राजा ने अपनी बेटी को गले लगाया। बेटी, यह तुम्हारी गलती नहीं है। यह सब भाग्य में लिखा था। राजा वीर सिंह ने अपने मंत्रियों को बुलाया। उसने कहा, भाग्य में जो लिखा है वह होकर रहता है। मेरा समय पूरा हो गया है। अब मेरी बेटी रूपसरी इस राज्य की रानी है। उसने राजकुमारी के सिर पर राजमुकुट रखा और कहा, बेटी, अब तुम इस राज्य की रानी हो। तुम न्याय के साथ राज करना। राजकुमारी रो रही थी। पिताजी, मैं राज करना नहीं जानती। बेटी, राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जीवन भर संघर्ष किया है। तुमने हर कठिनाई का सामना किया है। तुम एक अच्छी रानी बनोगी। राजा ने डाकुओं के बारे में भी फैसला दिया। उसने कहा, यदि ये सभी डाकू वचन दें कि वे अब कभी डकैती नहीं करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे, तो इन्हें माफ कर दिया जाए। सभी डाकुओं ने वचन दिया कि वे अब कभी बुरा काम नहीं करेंगे। अगले दिन राजा वीर सिंह की मृत्यु हो गई। उनके चेहरे पर शांति थी। वे खुश थे कि उन्हें अपनी बेटी मिल गई थी। राजकुमारी रूपसरी का राज्याभिषेक हुआ। वह रानी रूपसरी बन गई। रानी रूपसरी ने बहुत अच्छा राज्य किया। उसके राज्य में कोई डकैती नहीं होती थी। व्यापार अच्छा चलता था और प्रजा खुश थी। वह न्याय और दया के साथ राज्य करती थी। उसने उन सभी डाकुओं को अपनी सेना में भर्ती कर लिया जो अब अच्छे बन गए थे। उसने उनके परिवारों का भी ख्याल रखा। रानी रूपसरी ने अपने राज्य में कई अच्छे काम किए। उसने स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाईं। वह अक्सर अपनी प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनती थी। वर्षों बाद जब रानी रूपसरी बूढ़ी हो गई तो वह अक्सर सोचती थी कि कैसे भाग्य ने उसकी जिंदगी को इतना मोड़ा था। तहखाने से शुरू हुई उसकी जिंदगी राज सिंहासन तक पहुंची थी। उसने अपनी आत्मकथा लिखी जिसमें उसकी पूरी कहानी थी। यह किताब बहुत प्रसिद्ध हुई और लोग इसे पढ़कर समझते थे कि जीवन में कितने उतार चढ़ाव आ सकते हैं। रानी रूपसरी ने कभी शादी नहीं की। उसने अपना पूरा जीवन अपनी प्रजा की सेवा में बिताया। जब उसकी मृत्यु हुई तो पूरा राज्य रोया। आज भी लोग रानी रूपसरी की कहानी को याद करते हैं और कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वह जरूर होता है, लेकिन अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों से इंसान अपनी किस्मत को अच्छा बना सकता है। प्रिय मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है
कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हार नहीं मानना चाहिए। राजकुमारी रूपसरी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। वह तहखाने में कैद रही, शेर के हमले से बची, शिकारियों के साथ रही, धोखा खाया, डाकुओं के साथ रही, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। यह कहानी यह भी बताती है कि भाग्य में जो लिखा है वह होकर रहता है, लेकिन हमारे कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। राजकुमारी ने हमेशा अच्छे लोगों की मदद की, बुराई का साथ नहीं दिया और अंत में वह एक अच्छी रानी बनी। इस कहानी से हमें यह भी पता चलता है कि माता पिता का प्रेम कितना महान होता है। राजा वीर सिंह ने अपनी बेटी को बचाने के लिए कितना कुछ किया, लेकिन भाग्य के आगे सब छोटा है। आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली होगी। तो प्रिय दर्शकों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी वीडियो आप तक आती रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।